हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरएम का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसका एक और पार्ट बनाया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से देयर इज़ वेरी हाई चांस कि 15 to 20 मार्क्स का जो कंटेंट है या जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो एज इट इज़ ऐसा ही पेपर में आएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस, शॉर्ट नोट और डिफरेंसेस एनी हाउ। बट आपके 15 to 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सेइंग इट वंस अगेन। सो इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, वो स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी से। आपने जितने भी पीवाईक्यूज अगर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि ये स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो यू कैन एस्टिमेट कि इसका कितना रेलेवेंस है। तो सबसे पहले हम इसको ही पढ़ते हैं, व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। सो बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये तो है बुक की डेफिनेशन जो आपको डेफिनेटली लिखनी है, बट आप पहले सिंपल शब्दों में समझो कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। सो एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन बीमार पड़ रहा है, कहाँ, क्यों, किस वजह से, कब, और ये जो बीमारी हो रही है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें स्पेसिफिकली आइडिया मिल जाता है कि कोई भी बीमारी किस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा हो रही है, किस वजह से हो रही है। दैट इज़ ऑल, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज़ और जो भी डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो हम कलेक्ट करते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। सो एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसे बताऊंगी कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अगेन फोकस। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी, जैसे कि मैंने बोला ये एक स्टडी है। स्टडी किस चीज़ का है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। किसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स की बात करें हम? डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी की। एंड ये डिजीज़ फ्रीक्वेंसी किस में स्टडी करें हम? ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। सो ह्यूमन पॉपुलेशन में होने वाले डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, किस एरिया में है, एंड इसके डिटर्मिनेंट्स की वो क्यों हो रही है, किस वजह से है, ठीक है। अगेन रिपीट वंस अगेन विद मी। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन में होने वाले डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स की स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक दो बार इसको और देख लेना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल शब्दों में भी आपको समझ आ गया कि बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी की। न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इसमें ऑब्वियसली हम न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं। इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशंस में जो डाइट है उसका हेल्थ और ओवरऑल न्यूट्रिशन से क्या रिलेशन है, क्या उनके आउटकम्स हैं, किस तरीके से जो डाइट है और न्यूट्रिशन है वो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, या किसी डिजीज़ कंडीशन में किसी पर्सन को कैसे इम्प्रूव करने में या डिटोरिएट करने में उसकी कंडीशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ डाइटरी पैटर्न्स इन्फ्लुएंसेस डिजीज कंडीशन लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड सीबीडी। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 केसेस में ही हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं। एवरी डिजीज़ दैट इज़ अकरिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन हम उसमें डाइट कैसे इम्पैक्ट कर रही है उसको जब स्टडी करते हैं तो इट इज़ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू पर्पज़, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। टू एक्सप्लेन द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्यों हो रहा है। टू प्रिडिक्ट इट्स अकरेंस, किस वजह से हो रहा है और कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। एंड द थर्ड इज़ टू कंट्रोल और प्रिवेंटेड, कि हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वी ऑल नो कि इंडिया में 58 to 60% फीमेल्स जो हैं वो अनीमिक हैं, ठीक है। सो हम उसका एटियोलॉजी स्टडी करेंगे कि वो क्यों हो रहा है। क्योंकि डाइट में आयरन की कमी है। अभी किस किस एज ग्रुप में हो रहा है? फीमेल्स में हो रहा है। एंड फीमेल्स में भी स्पेसिफिक जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसमें बहुत ज़्यादा है, जो एडल्सेंट गर्ल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आयरन रिच फूड्स खा के अपना जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसकी
प्रॉपर टेस्टिंग करा सकें एंड उसको इम्प्रूव कर सकें। तो दिस इज़ कम्प्लीटली एपिडेमियोलॉजी एंड इसका पर्पस। ठीक है, मूविंग ऑन टू की कंपोनेंट्स, ये भी डायरेक्टली 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आपने समझ लिया एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। अब देखो कि इसके कंपोनेंट्स यानी कि क्या क्या चीज़ बेसिकली हम स्टडी करें, जिसमें कि सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है। अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। दैट इज़ वाई हम सेइंग कि पार्ट 1 देख लेना, तभी 2 देखना, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, सो नाउ इट फोकस ऑन व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर द डिजीज और द प्रॉब्लम इज अकरिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। अर्लियर वी यूज टू नो कि 40s के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस या उसका प्रेवलेंस बढ़ जाता है, लेकिन नाउ डेज वी कैन सी दैट 11 to 12 ईयर के बच्चों में भी, इवन बहुत छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। देन हम फर्दर स्टडी करते हैं कि वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट हम फोकस करेंगे व्हाट, हु, व्हेन, यानी कि जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इट फोकसेस ऑन द मेजरेबल यूनिट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी थोड़ा सा डीपर है एंड इट फोकस ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इट इन्वेस्टिगेट वाई एंड हाउ द डिजीज इन अकरिंग। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिजीज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको स्टडी करते हैं हम। इट यूजेस स्टडी डिजाइंस लाइक कोहॉर्ट और केस कंट्रोल। अभी कोहॉर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडी, ये सब क्या होता है इसको आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, बट जस्ट समझ लो कि ये क्वालिटी पर फोकस करता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड एक्सपेक्ट इज मेजर ऑफ डिजीज़। क्या क्या चीज़ें हम मेज़र करते हैं, इंसिडेंस यानी कि कोई न्यू केसेस, प्रेवलेंस ऑलरेडी जो केसेस हो चुके हैं, इसके अलावा रिस्क रेशियोज सॉरी एंड ऑड्स रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर 4 and 5, इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा देख लोगे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की तो एक स्पेसिफिक स्टडी डिज़ाइन चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन लेंगे, एनालिटिकल लेंगे, इंटरवेंशन ट्रायल्स करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल समझ लिया। देखो इंटरवेंशन ट्रायल्स क्या होते हैं, कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम था या कोई डिजीज़ था, मैंने उसमें कोई स्पेसिफिक डाइट इनकॉर्पोरेट की एंड उस डाइट से क्या इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि 5 साल के बच्चों में विटामिन ए का डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक इंटरवेंशन डाइट क्रिएट करती हूँ जिसमें मैंने जो भी विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं, बीटा कैरोटीन रिच फूड्स होते हैं, वो सब इनकॉर्पोरेट किए एंड देन मैं उसका, ये मेरा इंटरवेंशन था। ठीक है, और मैं ट्रायल कर रही हूँ एंड देन उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, आई विल कंक्लूड दैम, नोट दैम, उसका डेटा कैलकुलेट करूँगी मैं। ठीक है, सो ये मेरा स्टडी डिज़ाइन हुआ, राइट। फिफ्थ इज कैजुअलिटी एंड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस बेसिकली कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ उसमें क्या मैंने कोई अर्लियर डेटा लिया या फिर कोई हेल्प ली या जो बायसेस थे उसको कैसे कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी देखो ये समझने की बात है ट्राइंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जब भी हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके सर्कल में क्या क्या चीज़ें एंड मतलब लाई करती हैं। सर्कुलर मतलब कि ऑल द टाइम जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला कॉजेटिव फैक्टर, कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज। नंबर 2, इन्वायरमेंट, बिहेवियर, कल्चर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट या फिर ईटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम, कल्चर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से उस पर्टिकुलर डिजीज़ को या उस न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड इज ग्रुप्स और पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड क्या क्या उसके सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया एपिडेमियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो ये समझो
डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ। जब भी हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ के, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिससे कम्युनिटी की हेल्थ का हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स होते हैं ना, इनके कुछ कुछ टाइप्स हैं, एंड ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको और याद भी रखने पड़ेंगे। इसका ना एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिकली इस वाले का, डेमोग्राफिक एंड डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द डेमोग्राफिक एंड सोशल वेरिएबल्स अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, डायरेक्ट इसका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो बस ये 4 पॉइंट्स लिखने पे ही आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो इसको समझो कि क्या 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 ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिटी की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, एंड वो किस तरीके से करते हैं, ये आपको खुद मतलब आप थोड़ा सा बुक से रीडिंग ले लोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद नंबर 1, डेमोग्राफिक एंड सोशल वेरिएबल्स, जिसमें आते हैं एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन बी इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नंबर सी, फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जो जिस पर्सन को हम स्टडी कर रहे हैं उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिली है या फिर नॉर्मल डबल पेरेंट फैमिली है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, उसका डेटा रखना वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्या रेस है, एथनिक और रिलीजियस कंपोजिशन क्या है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम कोई एक पर्टिकुलर स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल। ठीक है, एंड ये चीज़ वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली एज सेक्स इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप। सेम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इट विल वैरी, कुछ हाई हाई बैकग्राउंड के लोग होंगे, कुछ मिडिल इनकम ग्रुप के होंगे, कुछ लोअर इन मिडिल लोअर इनकम ग्रुप के लोग होंगे। ठीक है, देन फैमिली स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ में जो स्पेसिफिक फीमेल्स होती हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। देन रेस एंड एथनिक कल्चर एंड रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इट मे वैरी। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये सिर्फ फैक्टर्स लिख देते हो, यू विल गेट मार्क्स, क्योंकि हमारे बुक में भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। बट इफ़ समहाउ 4 से ज़्यादा मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, बट आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरिएबल विच इज़ कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो वो क्या वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज हैं या नहीं, हॉस्पिटल है या नहीं, या फिर अगर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो PHC विच इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगी, पहले के टाइम में कोई स्पेसिफिक गांव होता है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं होता है, कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं है, तो उसमें से समहाउ एक उस मसीहा निकल के आता है, वो बोलता है मैं बनवाऊंगा इस गांव में हॉस्पिटल। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज जस्ट इमेजिन दैट यू आर लिविंग एट अ प्लेस जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होगी, बिकॉज इफ़ दे गॉट सिम्टम्स, तो मे बी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो किसी दूसरी जगह जाकर चेकअप्स करवा सकें। दैट इज़ वाई ये जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ हाउसिंग स्टॉक। हाउसिंग स्टॉक किस किस तरीके से हाउसिंग जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में या कॉलोनी में बनाया गया है, क्या उस हाउसिंग रेंज में बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है या नहीं, एल्डरली के लिए थोड़ा सा वॉकिंग एरिया है या नहीं, नॉर्मली सोशल सेटिंग का सेटअप है या नहीं, एंड इफ़ नॉट देन people of that particular colony or area can face problem like depression and isolation। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कम्युनिटी के हेल्थ को। देन सोशल स्टेबिलिटी, जिसको हम रेसिडेंशियल मोबिलिटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। सो सोशल स्टेबिलिटी बोलने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक जगह पर कितना टिकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन सम ट्राइब्स जो कुछ टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, द नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरी जगह जाते हैं। सो ऐसे क्या होता है ना, दे माइट गेट इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग वेरी ऑफन,
एंड किसी एक जगह पर वो उनकी बॉडी जो थी वो यूज टू हो गई, बट व्हेन दे हैव चेंज द लोकेशन, सो बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने के लिए, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड वी हैव हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स वेरिएबल्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. होमिसाइड और सुसाइड रेट्स, आईएमआर का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट. यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि जहाँ का आईएमआर या फिर एमएमआर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर प्रॉपर जो इन्फेंट्स हैं या मदर्स हैं उनकी केयर सही से नहीं हो रही है, उनके लिए प्रॉपर वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, मे बी हाइजीन इशू हो सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट वी हैव मोर्टैलिटी फ्रॉम सेलेक्टेड कंडीशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, आई गेस दैट वाज इन इटली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी कोविड से, ठीक है? तो किसी एक कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं कहीं पर, तो it tells a story about that particular community or area, and reading on to that story or understanding that story can help the healthcare providers to better up the condition of that particular area or the place, right? नेक्स्ट वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रियोनिक और इन्फेक्शियस डिजीज़, कितने ज़्यादा क्रियोनिक डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रहे हैं पर्टिकुलर प्लेस पर. फॉर एग्जांपल जो आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर हायर चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल हॉस्पिटल. सो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सभी वेरिएबल्स का. नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म और ड्रग एब्यूज़ रेट्स, देन टीनेज प्रेगनेंसी रेट्स, बर्थ रेट, ठीक है? सो राइट नाउ वी डोंट हैव सो मच टाइम टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, बट जस्ट आप समझो कि ये जो मार्कर्स हैं वो किस तरीके से कम्युनिटी की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनको मेंशन करना क्यों ज़रूरी है फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है? नेक्स्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी, डायरेक्ट तो इसका डेफिनेशन पूछा जाता है 2 to 4 मार्क्स में. हाइपोथेसिस, इसका डेफिनेशन ही पूछते हैं. सो देखो हाइपोथेसिस का बहुत बेसिक मतलब है कल्पना करना, ठीक है? इसका डेफिनेशन विच इज़ आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. हाइपोथेसिस आर suppositions that are tested by collecting facts that leads to their acceptance और rejection, यानी कि किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट या रिसर्चर ने कोई एक कल्पना की या फिर कोई जस्ट अजम्पशन दिया, अब वो जो या कोई एडवाइस या सपोजिशन दिया, उस सपोजिशन को टेस्ट किया जाएगा. इट विल बी टेस्टेड. कैसे टेस्ट करेंगे? बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स. एंड जब फैक्ट्स को कलेक्ट करके हम टेस्ट कर लेंगे देन इट विल लीड टू इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. अगर फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद जब हमने टेस्ट किया और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट इट, ठीक है? और ये जो हाइपोथेसिस होते हैं इन्हें बोलते हैं रिफ्यूटेबल प्रेडिक्शंस और प्रजम्पशंस. इसका मतलब यही है कि आप कोई ऐसी बात बोली गई है जिसको टेस्ट किया जाता है, एंड अगर टेस्ट करने के बाद इट इज़ ट्रू तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड इफ़ नॉट देन इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है? नाउ व्हाई हाइपोथेसिस आर वेरी रेलेवेंट इन रिसर्चेस. नंबर 1, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्च, ठीक है? आप ब्लैंक स्लेट लेके कुछ भी नहीं कर सकते. यू मस्ट हैव अ हाइपोथेसिस और सम डेटा और समथिंग जिसके थ्रू आप रिसर्च करो. सो हाइपोथेसिस वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिसर्च के लिए. देन नंबर 2, हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल. जो हम बात बोल रहे हैं वो टेस्ट किया जाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक मैं अभी बोली हूँ कि आज से 50 साल बाद जितने भी देश हैं वहाँ में अनीमिया नहीं होगा, बट उसे टेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास कोई टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है कि कोई टाइम ट्रेवल करके जा सके 50 साल बाद और वहाँ पे डेटा कलेक्ट करे कि कितने लोगों को अनीमिया है या नहीं. सो जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए. नंबर 3, हाइपोथेसिस शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर. बहुत ही छोटा और सिंपल होना चाहिए कि कोई भी उसे समझ सके एंड उसे ईजिली टेस्ट कर सके, ठीक है? अब मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक एरर्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको एक बार देख लो देन वी विल जस्ट डन विद दिस वीडियो. एरर्स 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम. पहले सिस्टमैटिक पढ़ते हैं देन वी विल मूव ऑन टू द रैंडम वन, ठीक है? सो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? इट इज़ कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर कॉज्ड बाय फ्लॉ इन द सिस्टम और मेथड. किसी भी सिस्टम और मेथड में कोई ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये भी 2 तरीके से होता है, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि हमेशा सेम ही डायरेक्शन या सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं,
क्यों होता है ये? क्योंकि हम फॉल्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हमारा प्रोसीजर है वही गलत है, उसी में कोई मिस्टेक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो ऑब्जर्वर बायस, जो रिसर्चर है या जो ऑब्जर्वर है या जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसी उसके डेटा कलेक्ट करने के तरीके में ही बायसनेस है। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि कितने लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है। अब मैंने किसी एक्स पर्सन को भेजा कि जाओ तुम चेक करके आओ कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों को डायबिटीज़ है। वो पर्सन लेट से मेल था, वो गया, उसने सिर्फ मेल से बात कर ली एंड वो मेल्स का डेटा ले आया। ऑब्वियसली इससे एक बहुत बड़ा एरर होगा, दैट वुड बी अ सिस्टमेटिक एरर। एंड वो क्यों आया? ऑब्जर्वर के बायस से, ठीक है। नाउ इट अफेक्ट्स द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च और जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एग्जांपल देखो, हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मशीन थी, वेइंग मशीन, सॉरी, मैं उससे अब वे कर रही हूँ तो मेरा वेट 60 kg है बट इट शोज 62 kg। वहीं मेरे फ्रेंड का वेट 70 kg है एंड इट शोज 72 kg। तो हर बार क्या हो रहा है कि ये जो 2 kg है ना, कोई भी पर्सन उस पर वेट करेगा उसका नॉर्मल से +2 kg वेट दिखाएगा, तो बार बार वो सेम है, कंसिस्टेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रैंडम एरर। रैंडम एरर का एग्जांपल है इट इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल एरर। इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कहीं से भी कैसे भी हो सकता है। दैट वेरी साइज एंड डायरेक्शन ईच टाइम यू मेजर, ठीक है। अब देखो, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी वजह से ये एरर हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी। यानी कि जो हमारा सैम्पल साइज होता है, बहुत बार ये होता है कि हम वो सैम्पल साइज ही जो है वो गलत चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहीं से अराइज होती है सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक डायरेक्ट 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू, एक्चुअली नॉट मूविंग ऑन टू, अभी इसको ही थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम्पल, रैंडम एरर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट्स से कि डॉक्टर इज मेजरिंग द पल्स ऑफ अ पेशेंट। फर्स्ट टाइम मेजर किया, it counts as 72 beats per minute. Then second time it came as 76 beats per minute. Then third time आया 70 beats per minute, ठीक है। सो हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, तो व्हाट वी विल डू, हम एक एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अक्सर इन दोनों में ना डिफरेंस आता है, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर में। तुम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, पैटर्न की बात करें तो सिस्टमेटिक जो होता है वो रिपीटेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, जबकि रैंडम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा चेंज होता रहता है, एज यू हैव सीन इन द एग्जाम्पल इटसेल्फ, ठीक है। अफेक्ट, ये किसे अफेक्ट करता है? तो जो सिस्टमेटिक एरर है वो एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, जबकि जो रैंडम एरर है वो प्रिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। कॉज क्यों हो रहा है? सिस्टमेटिक एरर यूजुअली टूल्स की वजह से, बायसेस की वजह से होता है, जबकि जो रैंडम एरर है वो ह्यूमंस की वजह से होता है या इन्वायरमेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिक्स की बात करें कि हम इन्हें सही कैसे कर सकते हैं, तो सिस्टमेटिक के लिए तो हम जो टूल्स यूज़ करें एक बार उनको सही से चेक कर लें, या जो हमारा डिज़ाइन है उसे रीडिज़ाइन कर लें। जो प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर में गलती है या फिर ऑब्जर्वेशन लेने के मेथड में गलती है तो हम उसे दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें रैंडम एरर की, तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? बेसिकली हम इसको फिक्स नहीं करते, हम इसका एक डीआईवाई ही निकाल लेते हैं कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं एंड देन उसका एवरेज ले लेते हैं, जो जनरली भी हम लैब में करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।